नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। आज की जो वीडियो है ये 7वीं क्लास NCERT ज्योग्राफी की जो बुक है उसका चैप्टर 1 है और इसका जो संबंध है विश्व भूगोल से है और जो चैप्टर का नाम है वो पर्यावरण है। इससे पहले जो 6ठी क्लास के 8 चैप्टर थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर पर्यावरण। तो आज की वीडियो में जो मुख्य बिंदु हैं वो पहला है पर्यावरण क्या होता है, दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण क्या है और तीसरा है जिसको हम पारितंत्र बोलते हैं और चौथा है मानवीय पर्यावरण। तो स्टार्ट करते हैं हम पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण को समझने का एक बहुत आसान तरीका है कि हम अपने आसपास देखें तो बहुत सी ऐसी विषय वस्तु हैं जो हमें दिख जाएंगी। जैसे जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वो हो गए, मेज पर या कुर्सी पर बैठ करके हम पढ़ाई करते हैं वो हो गया, खुला मैदान हो गया जहाँ खेलने जाते हैं, सड़क है जहाँ पर हम बाइक से या कार से बाहर निकलते हैं, घर से जो गंदगी निकलती है, कूड़ा करकट हो गए, नदी हो गए, पहाड़ हो गए, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें क्या है कि पर्यावरण के एक घटक के रूप में देखी जाती हैं। अब इन घटकों को अगर ध्यान से देखें तो कुछ है कि जो प्राकृतिक रूप से निर्मित है और कुछ है जो मानव के कृत से निर्मित है, यानी कि मानव का प्रकृति के साथ जो परस्पर संबंध है उसके आधार पर बहुत सी चीजें निकल करके सामने आती है। तो इस चीज को समझने के लिए हम चित्र का सहारा लेते हैं। तो पर्यावरण के घटक में मुख्यतः देखेंगे तो एक घटक है मानव, दूसरा घटक है प्रकृति और तीसरा घटक है मानव और प्रकृति के बीच की परस्पर संबंध का प्रमाण, जिसको हम बोलते हैं मानव निर्मित विषय वस्तु। तो मानव के आधार पर देखें तो एक व्यक्ति है, उसका परिवार है, वो समुदाय या सोसाइटी का है, वो किसी धर्म या रिलीजन से जुड़ा हुआ है, वो शैक्षणिक स्तर पर भी है, आर्थिक स्तर पर भी है और राजनीतिक स्तर पर भी है। अब जो भी व्यक्ति जिस स्तर पर है उसकी अपनी कोई ना कोई आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें प्रकृति का सहारा लेना होता है। और प्रकृति में देखेंगे तो एक है जिसको हम बोलते हैं जैव मंडल यानी कि सजीव मंडल बोलते हैं, दूसरा है स्थल मंडल, तीसरा है वायुमंडल और चौथा है जल मंडल। तो प्रकृति के ये 4 महत्वपूर्ण घटक हो गए। ऐसे अब देखें तो मानव निर्मित जो पर्यावरण के घटक हैं उसमें रहने के लिए बिल्डिंग का निर्माण हो गया, इमारतों का बनना हो गया, पार्क हो गए, आवागमन के लिए पुल हो गया, आवागमन के लिए सड़क हो गया, स्मारक हो गए और जो उद्योग हैं। तो ये सारे बिंदु पर्यावरण के घटक के रूप में देखे जाते हैं। अब इन घटकों का अगर बारीकी से विश्लेषण करें तो 2 टाइप के हमें घटक दिखाई देंगे। तो एक है सजीव जिसको बोलते हैं जीवीय और दूसरा है निर्जीव जिसको हम बोलते हैं अजीवीय। तो सजीव क्या होते हैं, जो सजीव प्राणियों का संसार होता है उसी को जीवीय बोला जाता है, जैसे पादप हो गए, जंतु हो गए। और अजीवीय कौन से होते हैं कि जो निर्जीव पदार्थों का संसार होता है, जैसे स्थल हो गए, तो ये अजीवीय कहलाते हैं। तो इतनी व्याख्या के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भी जीवित प्राणी हैं उनके चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति, इन सबका मिश्रण ही क्या कहलाता है, वो पर्यावरण कहलाता है। अब ये जो पर्यावरण का निर्माण है वो प्रकृति एवं मानव दोनों के सह अस्तित्व में होने से ही होता है। सह अस्तित्व का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे की पूरकता के अर्थ में है। जैसे मानव की जो आवश्यकता होती है वो प्रकृति पूरी करती है और प्रकृति की भी जो आवश्यकता होती है वो मानव की तरफ से धर्म के रूप में पूर्ण होना चाहिए, लेकिन वो वर्तमान स्थिति में पूर्ण होता नहीं दिखता है। तो प्रकृति और पर्यावरण का जो संबंध है वो जीवीय एवं अजीवीय घटकों के साथ होता है। और जो मानवीय पर्यावरण होता है या मानवकृत पर्यावरण होता है, इसका जो संबंध होता है वो मानव की परस्पर क्रियाएं हैं। किसके साथ है, मानव का प्रकृति के साथ जो परस्पर क्रियाएं हैं, उसके साथ जो गतिविधियां हैं, उसके द्वारा जो कृत्य रचनाएं हैं, वो सभी चीजें सन्निहित होती है किसमें,
मानवीय पर्यावरण में। अब देखते हैं हम प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है? तो प्राकृतिक पर्यावरण के निर्माण में जो मुख्य घटक है जो भूमिका निभाते हैं वो भूमि है, जल है, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब आपस में मिल करके प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और मंडलों के रूप में देखेंगे तो स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है और जैव मंडल है। ये आपस में मिल करके जो भाग बनाते हैं वो पर्यावरण को प्रदर्शित करता है। स्थल मंडल क्या होते हैं? स्थल मंडल पृथ्वी की जो कठोर ऊपरी परत है उसी को स्थल मंडल बोला जाता है। और स्थल मंडल में देखेंगे तो चट्टाने हैं और वो खनिजों का मिश्रित भाग है। चट्टाने पाई जाती हैं, खनिज पाए जाते हैं और इनकी जो सतह होती है वो पतली मिट्टी की एक परत होती है जिससे वो ढकी होती है। स्थल मंडल का जो धरातल है उसमें विभिन्न स्थलाकृतियां देखने को मिल जाती हैं, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, घाटी इत्यादि। अब ये जो स्थलाकृतियां हैं ऐसा नहीं कि केवल महाद्वीप पर ही है, ये स्थलाकृतियां महासागर में भी देखे जा सकते हैं। स्थल मंडल का जो क्षेत्र है ये वनों से घिरा हुआ है और स्थल मंडल पशुपालन के योग्य है। यहाँ पर कृषि की जा सकती है और मानव अपनी बस्तियों का निर्माण भी इन्हीं स्थल मंडल पर ही करता है, क्योंकि ये जो जगह है इन्हीं सब चीजों के लिए उपयोगी है। तो इस चित्र के माध्यम से हम विभिन्न मंडलों का अंतर संबंध समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया जल मंडल है, ये जो दिखाया गया है ये जैव मंडल है, ये जो हवाई जहाज उड़ रहा है ये वायुमंडल को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर जो नगर बस्तियां बसी हुई हैं इसको स्थल मंडल का नाम दिया गया है। तो इनका आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध है। अब संबंध के अनुसार देखें तो बारिश होती है तो बारिश होने के लिए बादल बनते हैं, बादल बनने के लिए वाष्पीकरण होता है। तो जल मंडल से जो जल है वो वाष्प के रूप में हमारे वायुमंडल में जाती हैं। वायुमंडल में अपने घनत्व के अनुसार वो एक निश्चित ऊंचाई पर ठहर जाती हैं। ठहरने के बाद में वो कंडेंस होती हैं, कंडेंस होने के बाद में फिर से वो हमारे धरती पे वापस आ जाती है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल का आपस में एक संपर्क हो गया। अब ये जो बारिश होती है ये हमारे खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। नदियों तक जो पानी पहुंचता है वो इसका एक जल चक्र है उसके अनुसार पहुंचता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो हर एक घटक, पर्यावरण का हर एक घटक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मानव भी क्या है कि इन्हीं का एक घटक है, तो उसका भी जुड़ाव इनके साथ है। मानव की जैसी भी स्थिति बनती है उसके अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर वो सही क्रियाएं करता है तो पर्यावरण में संवर्धन देखने को मिलता है, और अगर वो गड़बड़ करता है तो वही पर्यावरण का विनाश देखने को भी मिलता है। जल का जो क्षेत्र होता है उसी को जलमंडल बोला जाता है। अब ये जलमंडल विभिन्न स्रोतों से मिलकर बनता है, जैसे नदी हो गए, झील हो गए, समुद्र है, महासागर है, ये सभी स्रोत हैं, जलाशय हैं कि जो जलमंडल का निर्माण करते हैं। और ये जो जलमंडल है ये पूरे जीव जगत के लिए नितांत आवश्यक है, बहुत ही उपयोगी है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ऐसे वायुमंडल है, वायुमंडल के बिना भी जीव जगत का जीवन संभव नहीं है। और ये है क्या? ये वायु की पतली परत है कि जो चारों तरफ से पृथ्वी को ढके हुए है। अब ये जो ढकी हुई है पृथ्वी, ये क्यों ढकी हुई है, वायु की परतों से क्यों ढकी हुई है? क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है, वो इन पतली चादरों को अपनी ओर खींच के रखता है। तो जिसकी वजह से पूरे पृथ्वी पर एक चद्दर की तरह ये फैले हुए हैं। और इनकी सार्थकता किस चीज में है कि सूर्य से जितनी भी हानिकारक किरणें आती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, और दूसरा सूर्य का ताप, जो सूर्य का ताप होता है वो वास्तविकता में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमारे अपने वायुमंडल के होने की वजह से ये सूर्य ताप अधिकता में हमारे तक नहीं पहुंचता है और हमें जो है ऐसे हानिकारक चीजों से संरक्षण प्राप्त होता है। वायु क्या है? वायु मिश्रण है विभिन्न प्रकार की गैसों का, इसमें धूलकण भी पाए जाते हैं और जलवाष्प की भी मात्रा होती है। मौसम और जलवायु में जो परिवर्तन होता है वो वायुमंडल में परिवर्तन होने की वजह से होता है। जैवमंडल क्या है? जैवमंडल का जो निर्माण होता है वो पादप और जीव जंतु मिलकर के करते हैं। इसको सजीव संसार भी
कहा जाता है। अब देखते हैं हम पारितंत्र क्या है। तो पारितंत्र को समझने के लिए हमें निर्भरता को समझना जरूरी है। और ये निर्भरता क्या है कि मानव और जीव जंतु की और सभी पेड़ पौधों की जो निर्भरता है वो अपने आसपास के पर्यावरण के साथ है। यही जो निर्भरता होती है, यही प्रामाणिकता होती है किस चीज की, पारितंत्र की। तो यही निर्भरता पारितंत्र को संबोधित करता है। अब ये जो पारितंत्र है, यह स्थान तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर यह परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। जैसे अधिक वर्षा वाले जो वन क्षेत्र होंगे वहां का पारितंत्र अलग होगा, घास स्थल होगा तो वहां का पारितंत्र अलग होगा, रेगिस्तान है तो वहां का अलग होगा, पर्वत है, झील है, नदी है, महासागर है, चाहे वो छोटे से छोटा तालाब ही क्यों ना हो, इनमें से सबका अपना पारितंत्र हो सकता है। अब देखते हैं मानवीय पर्यावरण क्या होता है। तो मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने आसपास का जो पर्यावरण होता है उसके साथ पारस्परिक क्रिया करता है और क्रिया के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव को अगर देखेंगे तो उसका जीवन सरल देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि प्रारंभिक मानव ने अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ही ढाल लिया था, उसके अनुसार ही अपने आप को बना लिया था, जिसके आधार पर उसकी जितनी भी आवश्यकताएं होती थी वो पूरी होती जाती थी। लेकिन समय बदलता गया, समय के अनुसार मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो बदली, उसमें वृद्धि देखने को मिली। तो उसकी पूर्ति के लिए मानव क्या करता है, पर्यावरण में फेरबदल करने का जो तरीका है वो सीख लेता है और सीख लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सी चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं, जैसे पशुपालन हो गया, कृषि हो गया और अस्थायी जीवन हो गया। तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिलती हैं, जो कि वास्तविकता में एक मानव की आवश्यकता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बहुत सी चीजों का समय के अनुसार आविष्कार हुए, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ। और जब इंसान जो है खेती करना सीख गया तो आवश्यकता से अधिक अन्न की उपज होने लगी। जब ये अधिक होने लगा तो वस्तु विनिमय की पद्धति का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ और वाणिज्यिक विकास देखने को मिला। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से औद्योगिक क्रांति आरंभ हो गई और जो सूचना क्रांति आई उसने पूरे विश्व में संचार को आसान कर दिया और तेज बना दिया। तो इस प्रकार 7वीं क्लास चैप्टर 1 पर्यावरण में जितना कंटेंट था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका टाइटल हमारी पृथ्वी के अंदर है, उसके ऊपर हमारा पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।